फ्रेंड्स, मैं हूँ तेज लो और आज हम पढ़ने वाले हैं सीपीसी के सेक्शन 34 से लेके 46 और इसमें हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट, कॉस्ट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज। तो पहला है सेक्शन 34 इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में हम देखेंगे कि कोर्ट कैसे हैंडल करता है जब वो इंटरेस्ट को जब वो ऑर्डर करता है पार्टी को मनी के रिगार्डिंग, कि जब भी वो पार्टीज को मनी पे करने के लिए बोलेगा तो वो उसके साथ वो इंटरेस्ट को कैसे हैंडल करता है ये हम देखेंगे। तो पहला है द पावर टू ग्रांट इंटरेस्ट। तो कोर्ट अगर कोई सा भी डिक्री पास करता है मनी से रिगार्डिंग तो वो इंटरेस्ट भी ऐड कर सकता है प्रिंसिपल सम के साथ, और वो इंटरेस्ट कौन से समय से लेके कौन से समय तक का होगा वो हम 3 टाइम पीरियड्स में देखेंगे, जिसमें है पहला प्री सूट। प्री सूट में यह है कि जो भी इंटरेस्ट लॉ सूट फाइल होने से पहले का बन रहा है या अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, वो इंटरेस्ट भी हो सकता है। और सेकंड है ड्यूरिंग द सूट, कोई सा भी इंटरेस्ट जो केस के दौरान बना हो तो वो इंटरेस्ट भी है ना जजमेंट में कोर्ट मेंशन कर सकता है। फिर थर्ड है पोस्ट डिक्री। कोई सा भी इंटरेस्ट जब जजमेंट दे देता है उसके बाद बनता है, जैसे लाइक एन एग्जांपल, अगर कोर्ट ने लाइक एन एग्जांपल 1 जनवरी 2025 को उन्होंने ना जजमेंट पास कर दिया है और डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट जजमेंट पास हुआ है वो फेल होता है 6 मंथ तक अपना इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल सम पे करने तक, तो वो फ्यूचर इंटरेस्ट उसे पे करना होगा आफ्टर जजमेंट प्लेंटिफ को। सो ये है पोस्ट डिग्री इंटरेस्ट। फिर इसमें है द 6% कैप। इसमें यह है कि जो भी ऑर्डिनरी केसेस होते हैं उन ऑर्डिनरी केसेस में फ्यूचर इंटरेस्ट 6% पर ईयर से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। और फिर नेक्स्ट है कमर्शियल एक्सेप्शन। इसमें यह है कि जो भी बिजनेस और कमर्शियल और जितने भी इनके ट्रांजैक्शन है उन ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट वो हायर भी जा सकता है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट्स और उनके एग्रीमेंट्स में मेंशन्ड है या फिर उनके टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे वो हायर भी हो सकता है। तो ये एक तरह से कमर्शियल एक्सेप्शन है। और फिर नेक्स्ट है इम्प्लाइड रिफ्यूजल। इसमें यह है कि अगर कोई कोर्ट जजमेंट पास करता है और उस जजमेंट में वो कोई कहीं पर भी मेंशन नहीं करता है किसी भी इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, तो एक तरह से ये माना जाएगा कि डीम्ड रिफ्यूजल है। डीम्ड रिफ्यूजल मतलब कोर्ट ने मना कर दिया है इनडायरेक्टली किसी भी इंटरेस्ट के रिगार्डिंग या फिर किसी भी इंटरेस्ट के पेमेंट के रिगार्डिंग, और इन फ्यूचर तुम नया लॉ सूट नहीं ला सकते ये कह के कि भाई हमें इंटरेस्ट क्लेम करना है। ओके, सो दिस इज सेक्शन 34। फिर नेक्स्ट है सेक्शन 35 जिसमें हम देखेंगे कॉस्ट, मूल्य किसी चीज़ की। तो इस सेक्शन में ये है कि कोर्ट के पास पावर होती है या डिसाइड करने की कि जो भी लॉ सूट का एक्सपेंसेस है, जो लॉ सूट का खर्चा है वो कौन सी पार्टी किसे देगी और कौन सी पार्टी किसे नहीं देगी, तो ये कोर्ट डिसाइड करेगी। तो पहला इसमें है कोर्ट्स डिस्क्रिशन। तो इसमें ये बताया गया है कि कोर्ट डिसाइड करेगी कि कौन किसे कितना कॉस्ट पे करेगा। ओके, या फिर वो किसकी प्रॉपर्टी से कौन सी प्रॉपर्टी से कॉस्ट पे करेगा। फिर नेक्स्ट है जनरल रूल। इसमें जनरल रूल ये कहता है कि जो लॉसर होता है, जो केस हारता है, वो पे करता है विनर को। ओके, और अगर इसमें कोर्ट डिसाइड करता है कि जो विनर है वो उसे पैसा नहीं मिलेगा, उसे मतलब कॉस्ट नहीं मिलेगा,
तो उसके साथ उसे रीज़न भी देना पड़ेगा कि हाँ भाई इस रीज़न के कारण विनर को ना कॉस्ट नहीं देगा लॉसर। ओके, ये तो जनरल रूल हो गया। फिर नेक्स्ट है कमर्शियल डिस्प्यूट्स। कमर्शियल डिस्प्यूट्स में ये है कि जो कॉस्ट होता है, मतलब कमर्शियल डिस्प्यूट मतलब बिजनेस केसेस में जो कॉस्ट होता है उसमें इंक्लूड किया जाता है विटनेस फीस को, मतलब जो भी गवाह वो बुलाते हैं वो गवाह को भी इंक्लूड किया जाता है। लीगल फीस मतलब लॉयर की, एडवोकेट की फीस, और इसमें जो भी अदर एक्सपेंसेस होती है, आने जाने का खर्चा, जो भी ट्रांसपोर्टेशन का फीस, जो भी वो सब इंक्लूड होता है। और कोर्ट डिसाइड करता है इसमें एक के फेवर में या फिर एक के अगेंस्ट में डिसीजन नहीं आता, इसमें दोनों के अगेंस्ट आता है और दोनों के फेवर में आता है। इसमें ये बताता है कि पार्टीज कौन सी किसको कितना देगी और कौन सी किसी को कितना नहीं देगी। ओके, या फिर वो सेटल भी कर सकते हैं रीजनेबली। सो इसमें डिफर करता है। ओके, ये तो हो गया सेक्शन 35। फिर नेक्स्ट है सेक्शन 35A, कंपनसेटरी कॉस्ट। ये एक तरह से पनिशमेंट है जो उन पार्टीज को जो झूठ बोलते हैं और हरेस करता है केसेस के थ्रू। ओके, तो इसमें पहला है कि फॉल्स और वेक्सेसियस क्लेम्स। अगर कोई पार्टी कोई एक फॉल्स क्लेम करती है और डिफेंस करती है झूठ बोलकर और हरेस करके, तो उसका जो भी केस होगा वो डिसमिस कर दिया जाएगा और विड्रॉ कर दिया जाएगा, और उसको कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कंपनसेशन पे करने के लिए। ठीक है, दूसरी पार्टी को जिसको हर्ट हुआ है या फिर जिसके अगेंस्ट असॉल्ट हुआ है, जिसके अगेंस्ट मतलब जिसके ऊपर असॉल्ट हुआ है। ओके, तो इसमें क्या लिमिट्स है इसमें, जो भी मैक्सिमम अमाउंट है पनिशमेंट का वो 3,000 मतलब 3,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। और ये कोर्ट्स फाइनेंशियल ज्यूरिसडिक्शन के लिमिट से एक्सीड नहीं कर सकता। नॉमिनिटी नॉमिनिटी में है कि इसमें आपने 3,000 दे दिए, ठीक है, पनिशमेंट के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं किया जाएगा। नहीं, 3,000 दे दिए लेकिन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है आपको फाइलिंग अ फॉल्स केस के ऊपर। ओके, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया 35A। फिर है 35B, कॉस्ट फॉर डिले। कॉस्ट फॉर डिले मतलब क्या होता है? डिले मतलब देरी करना। ओके, देरी करना, देरी किस में करना? देरी मतलब कोर्ट की कोई सी भी प्रोसीडिंग में अगर तुम देरी करते हो या फिर कोर्ट का कोई सा भी टाइम तुम वेस्ट करते हो, कोई भी पार्टी, तो उसे उसके ऊपर भी तुम्हें कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो इसमें है कि फेलियर टू एक्ट और आस्किंग फॉर एडजर्नमेंट। अगर कोई पार्टी अगर कोई पार्टी एडजर्नमेंट मांगने से भूल जाती है या फिर रिक्वायर्ड डेट पे मतलब तारीख पे नहीं जाती है, तो उन्हें कॉस्ट पे करनी पड़ेगी दूसरी पार्टी को जो आई हुई है और जो प्रेजेंट हुई है। ओके, और इसमें कंडीशन प्रेसिडेंट ये है कि मतलब पार्टी मस्ट पे द कॉस्ट, मतलब उसे अगर अपने केस को कंटिन्यू करना है तो उसे कॉस्ट पे करना पड़ेगा पहले, फिर उसका केस प्रोसीड करेगा फर्दर। अगर प्लेंटिफ पे नहीं करता तो उसका सूट स्टॉल्ड हो जाएगा। स्टॉल मतलब बंद हो जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि उसने अपना केस वापस ले लिया मतलब। ओके, और अगर कोई डिफेंडेंट पे नहीं करता तो उसका डिफेंस स्टॉल्ड हो जाएगा। ओके, और प्लेंटिफ के फेवर में डिसीजन दे दिया जाएगा। तो ऐसा है। फिर है सेक्शन 36, एप्लीकेशन टू ऑर्डर्स। इसमें सिंपली ये है कि जो भी डिक्री या फिर ऑर्डर कोड पास करता है उसके ऊपर एक एग्जीक्यूशन और इन्फोर्समेंट का ऑर्डर भी कोर्ट ही देगा, मतलब उसे प्रोसीज वो कैसे प्रोसीड करेगा उसे कोर्ट, वो भी कोर्ट ही बताएगा। ओके, ये सिंपल सेक्शन है। फिर है सेक्शन 37। इसमें यह है कि जो कोर्ट डिग्री पास करता है उसके बारे में बताया गया है। इसमें यह है कि कोर्ट के पास अथॉरिटी होती है जजमेंट देने की
तो वो कोर्ट कौन सी होती है, वो अथॉरिटी कौन होती है, ठीक है, कौन सी कोर्ट होती है जिसके पास अथॉरिटी होती है। तो फर्स्ट है अपीलेट केसेस। इसमें यह है कि इसमें एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अपन। जैसे राम है, उसका 10,000 का कोई डिस्प्यूट था। अब वो डिस्प्यूट है ना, उसका जो लोअर कोर्ट में डिसाइड हुआ था, वो अपील कर दिया जाता है हाई कोर्ट में, और वो हाई कोर्ट में जाके भी हाई कोर्ट उसके फेवर में ही वो 10,000 का ना डिसीजन वापस दे देती है। तो वो एक तरह से जो ऑर्डर होगा वापस हाई कोर्ट का, वो फर्स्ट कोर्ट का ही माना जाएगा। ओके। और वो जो फर्स्ट कोर्ट होगी वो ही एग्जीक्यूशन करेगी उस ऑर्डर का, ठीक है, उस डिग्री का एग्जीक्यूशन करेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सीजिंग टू एग्जिस्ट। इसमें यह है कि इफ द ओरिजिनल कोर्ट्स नो लॉन्गर एग्जिस्ट और नो लॉन्गर हैज jurisdiction, the court that would have the power to try the case today is the one that executes it. ओके, ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि अगर इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसमें ऐसे मान लेते हैं राम है, राम गया है एक कोर्ट के पास जिसमें उसका केस चल रहा था, और उसमें उसका कोई डिसीजन मिल गया। अब डिसीजन मिल गया, जजमेंट मिल गया, उसके 1 महीने बाद, जजमेंट के 1 महीने बाद, मतलब जजमेंट इन्फोर्स नहीं हुआ है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, उसके 1 महीने बाद ही वो कोर्ट चेंज हो जाता है, नया कोर्ट आ जाता है, और वो कोर्ट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, यहाँ पर लिखा हुआ ना नो लॉन्गर एग्जिस्ट। तो यहाँ पर जो नया कोर्ट आएगा वो एग्जीक्यूट करेगा उस डिसीजन को, उस जजमेंट को। ओके, सिंपल है ये भी। फिर है टेरिटोरियल चेंजेस, यही सेम है, सिंपल। इसमें अगर कोई लैंड है, केस में कोई लैंड इन्वॉल्व है, ठीक है, उसका जुरिडिक्शन किसी भी कोर्ट के पास नहीं है, तो वो डिसाइड नहीं करेगा उसे, ठीक है। जो ओरिजिनल कोर्ट होगा जिसके ना जुरिडिक्शन में वो लैंड होगी जो रिसाइड कर रही होगी, वो डिसाइड करेगा और वो ही एग्जीक्यूट करेगा उसे, ठीक है। ये तो इसमें सिंपली ये माना जाएगा कि जो डिसीजन देगा, जो डिग्री पास करेगा, और जिसके ही जुरिडिक्शन में टेरिटोरियल चेंजेस होंगे, तो जो भी डिग्री जजमेंट पास हुआ है वो जजमेंट और डिग्री इन्फोर्स होगा, एग्जीक्यूट होगा, नो मैटर व्हाट टेरिटरी चेंज होती है, या फिर कोर्ट चेंज होता है, या फिर क्या कहते हैं केस अपील के लिए जाता है, नो मैटर व्हाट, जो जजमेंट मिला है वो एग्जीक्यूट होगा। फिर है सेक्शन 38 और सेक्शन 39, जिसमें है एग्जीक्यूशन एंड ट्रांसफर ऑफ डिग्रीज। तो पहला है सेक्शन 38, कोर्ट बाय विच डिग्री में बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। इसमें यह है कि अ डिग्री कैन बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट दैट ओरिजिनली पास्ड इट। ओके, मतलब डिग्री इन्फोर्स कर दी जाएगी जो उसी कोर्ट के द्वारा जो पास करती है, या फिर उस कोर्ट के द्वारा जिसको वो डिग्री भेजी गई हो इन्फोर्स करने के लिए, ठीक है। क्योंकि क्या पता उस जो जिसने भेजी हो वो डिग्री उसके है ना उसका जुरिडिक्शन नहीं हो, या फिर उसके उसकी सिटी में वो प्रॉपर्टी रिसाइड नहीं करती हो जिस प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट है, फिर केस चल रहा हो। सो दिस इज सेक्शन 38। फिर है सेक्शन 39, ट्रांसफर ऑफ डिग्री। सेक्शन 39 ट्रांसफर ऑफ डिग्री में ये है कि अ कोर्ट कैन सेंड अ डिग्री टू अनदर कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट इफ, इसमें कोर्ट डिग्री को दूसरे कोर्ट को इन्फोर्स करने के लिए भेज सकती है अगर अगर पर्सन उस जगह रहता है या फिर काम करता है, मतलब जिस कोर्ट को वो इन्फोर्स करने के लिए भेज रही है उस कोर्ट के जुरिडिक्शन में वो बंदा रहता है या काम करता है ना, या फिर वो बंदे की प्रॉपर्टी नहीं है ओरिजिनल कोर्ट के एरिया में, बट वो प्रॉपर्टी दूसरे कोर्ट के एरिया में रिसाइड करती है, ठीक है। या फिर जो डिग्री है उसमें जो बेचने वाली ज़मीन है वो दूसरे कोर्ट के एरिया में रिसाइड करती है, ठीक है। तो ये है ट्रांसफर ऑफ डिग्री के रीजंस। इसमें एक नोट है, अ कोर्ट कैन नॉट इन्फोर्स अ डिग्री अगेंस्ट प्रॉपर्टी दैट इज आउटसाइड इट्स ओन लोकल लिमिट्स। इसमें यह है कि कोर्ट जिसके जुरिडिक्शन में नहीं है, जिसके जुरिडिक्शन में नहीं है प्रॉपर्टी, वो
कोई सा भी ऑर्डर या डिक्री इन्फोर्स नहीं कर सकता उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, ठीक है। इट मस्ट हैव टू ट्रांसफर इट। ओके, दिस इज सेक्शन 39। फिर है सेक्शन 42 मतलब 40 से लेके 42 दोनों सेम साउंड करेगा, लाइक 42 ओके। सो ये है इंटरस्टेट एग्जीक्यूशन। इसमें है सेक्शन 40 बता रहा है ट्रांसफर टू कोर्ट इन अनदर स्टेट, वही ट्रांसफर वाली बात। If a decree is sent to court in different Indian state, it must follow the execution rule by court in that specific state. अगर कोई डिक्री दूसरे कोर्ट को भेजी जाती है डिफरेंट इंडियन स्टेट, मतलब दूसरे भारत के राज्य में, तो उस कोर्ट को वो डिक्री एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी उन्हीं रूल्स के द्वारा, ठीक है। ये सिंपल है। फिर सेक्शन 41 है रिजल्ट टू बी सर्टिफाइड। हाँ, इसमें यह है कि अगर वो कोर्ट रिसीव करता है ट्रांसफर ऑफ डिग्री को, मतलब किसी कोर्ट के द्वारा भेजी गई डिग्री को वो रिसीव करता है, तो उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा वापस कि हाँ भाई, और क्या कहते हैं, एक कंफर्मेशन भेजना पड़ेगा कि हाँ भाई हमने डिग्री सक्सेसफुली है ना एग्जीक्यूट कर दी है, और अगर फेल होती है तो उसका एक्सप्लेनेशन भेजना पड़ेगा ओरिजिनल कोर्ट को, ठीक है। फिर है सेक्शन 42 पावर्स ऑफ कोर्ट। इसमें कोर्ट की पावर्स बताई गई है। तो यहाँ पर है पहला सेम पावर्स। द कोर्ट रिसीविंग द ट्रांसफर डिग्री हैज द सेम पावर टू इन्फोर्स इट हैड पास द डिग्री इटसेल्फ। तो इसमें है कि अगर कोर्ट जो डिग्री भेज रहा है और जो रिसीव कर रहा है उन दोनों की सेम पावर है, तो वो इन्फोर्स भी कर सकता है उसको और वापस भेज भी सकता है, ठीक है। फिर है स्पेसिफिक पावर। इसमें है कि जो डिग्री सेंड कर रहा है, ठीक है, अनदर कोर्ट को, ठीक है, तो वो एग्जीक्यूट कर सकता है लीगल हेयर्स को और अटैच कर सकता है उस डिग्री को उनके साथ, जो भी लीगल हेयर्स होंगे उनके साथ अटैच कर सकता है। फिर यहाँ पर लिमिटेशंस भी दे रखी है। It cannot, however, allow transfer of the degree to execute or handle specific technical firm-related execution without original court involvement. इसमें लिमिटेशन ये है कि इसमें कुछ स्पेसिफिक जो भी टेक्निकल फर्म है, जो रिलेटेड क्या कहते हैं, जो भी एग्जीक्यूशन में जो भी मेन जो पॉइंट्स है, मेन जो एग्जीक्यूशन के दौरान, मतलब उस डिग्री को एग्जीक्यूट करने के लिए जो इसेंशियल चीज़ें जो चाहिए वो ओरिजिनल कोड के थ्रू ही हो सकती है, तो ओरिजिनल कोड का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है वहाँ पर। वो अकेला उसे इन्फोर्स नहीं कर सकता, तो ये एक तरह से लिमिटेशन भी हो गई। फिर है सेक्शन 43 से स्पेशल एक्सिक्यूशन प्रोविजन सेक्शन। तो इसमें है कि सेक्शन 43 में दिया गया है कि प्लेसेस वेयर सीपीसी डज नॉट एक्सटेंड ओके। तो इसमें यह है कि जो भी सिविल कोर्ट के थ्रू पास गई हुई डिग्री, वो जिसमें बताया गया है कि सीपीसी यहाँ पर इंडिया में इस जगह अप्लाई नहीं होता, तो वहाँ पर वो एक तरह से डिग्री अप्लाई नहीं होगी और एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। और फिर है सेक्शन 44 रेवेन्यू कोड। रेवेन्यू कोड्स मतलब तहसील होती है ना, उनके लिए वो स्टैंड करता है रेवेन्यू कोड्स। उसमें यह है कि स्टेट गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर दैट डिग्री फ्रॉम रेवेन्यू कोड्स व्हिच हैंडल द टैक्स एंड एग्रीकल्चर मैटर्स इन एरियाज वेयर द सीपीटी डज नॉट अप्लाई कैन बी एग्जीक्यूटेड इन दैट स्टेट एज इफ दे वर रेगुलर सिविल डिग्रीज। इसमें असेंबली का बताया गया है कि जो भी डिग्री पास की गई है, डिक्लेयर की गई है, पास की गई है, वहाँ पर सीपीसी अप्लाई नहीं होगा रेवेन्यू कोड्स में जहाँ पर टैक्स और एग्रीकल्चर मैटर्स चलता है, ठीक है। फिर है सेक्शन 44 रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी। इसमें है कि जो भी फॉरेन डिग्रीज होती है, फॉरेन डिग्रीज में
जो भी डिक्री जो पास की गई है फॉरेन कंट्री के कोर्ट्स के द्वारा, और आइदर वो सुपीरियर कोर्ट भी हो सकती है, वो इंडियन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की मानी जाए, मतलब एक तरह से अपने इंडिया में वो डिग्री लाई जा सकती है और वो इन्फोर्स की जा सकती है एज एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स डिग्री। ठीक है, ऐसा माना जाएगा कि हम अभी इंडियन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वो डिग्री पास की गई है। ओके, फिर है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में है कि इट विल बी ट्रीटेड एंड इन्फोर्स एग्जैक्टली एज इफ एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज पास। वही बात कि भाई इंडियन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा पास की गई है, ऐसा माना जाएगा। और फिर एक्सेप्शन ये है कि इसमें जो भी सम ऑफ मनी होता है, जितना भी पैसा होता है, जितना भी टोटल पैसा होता है, टैक्सेस को हटा के, फाइन्स और आर्बिट्रेशन अवार्ड को हटा के, वो मस्ट बी इंक्लूड होना चाहिए उसमें। मतलब उसमें सिंपली मेंशन्ड होना चाहिए, टैक्सेस और फाइन्स और आर्बिट्रेशन अवार्ड को छोड़कर। फिर है सेक्शन 45 एग्जीक्यूशन आउटसाइड इंडिया। इसमें सिंपली ये कहा गया है कि अगर कोई इंडियन कोर्ट्स ने कोई डिग्री पास की है, ठीक है, तो इंडियन कोर्ट्स के पास पावर है वो डिग्री एग्जीक्यूट करना इंडियन ऑथराइज कोर्ट्स जो इस्टेब्लिश्ड है फॉरेन कंट्रीज में, उनके थ्रू। ठीक है, फिर है सेक्शन 46। सेक्शन 46 है लास्ट, इसमें है द फ्रीज ऑर्डर। इसमें ये बताया गया है कि अगर जो डिग्री होल्डर होता है, जिसके फेवर में डिग्री पास की गई है, अगर वो वरीड है कि जो डेटर है वो अपनी प्रॉपर्टी छुपा लेगा या फिर ओरिजिनल कोर्ट को इशू नहीं करेगा, तो उसके पास दो क्या कहते हैं, दो रास्ते हैं। उसमें पहला है इंटरिम अटैचमेंट। जो ओरिजिनल कोर्ट है वो एक प्रीसेप्ट भेजेगा। प्रीसेप्ट मतलब कैसे बिहेव करना है कोर्ट को, अनदर एरिया टू अटैच फ्रीज द प्रॉपर्टी इमीडिएटली। तो वो एक तरह से अगर डिग्री होल्डर को ये लगता है कि डेटर उस अपनी प्रॉपर्टी छुपा लेगा या फिर उसका कॉस्ट पे नहीं करेगा, तो ओरिजिनल कोर्ट उसे क्या कहता है, उसकी प्रॉपर्टी को फ्रीज कर लेगा और अटैच कर देगा इमीडिएटली। और फिर नेक्स्ट रास्ता है 2 मंथ लिमिट। तो इसमें है कि फ्रीज जो भी प्रॉपर्टी फ्रीज हुई है वो 2 महीने तक होगी। ठीक है, कोर्ट के अंडर। और अगर वो नहीं होता कुछ नहीं, अगर टाइम नहीं, मतलब वो टाइम एक्सीड हो जाता है 2 महीने के बाद, तो वो कोर्ट के पास ट्रांसफ़र हो जाती है वो प्रॉपर्टी। मतलब फुल्ली एंड फाइनली वो ट्रांसफ़र हो जाती है कोर्ट के पास, और कोर्ट उसे अपने हिरासत में ले लेता है। तो ये है प्रीसेप्ट्स सेक्शन 46 लास्ट। और यहाँ पर अपनी वीडियो ख़त्म होती है। सो थैंक यू गाइस, बाय, एंड आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, सो प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू।